बच्चों, विजयनगरम राज्य के अति लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय और विस्तृत उत्तरीय ये सब समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद आपका लेसन आता है किसान, जमींदार और राज्य, जो कि इस वर्ष आपके कोर्स में नहीं है। फिर है शासक और इतिवृत्त, मुग़ल दरबार, इसको मैं पढ़ा रही हूँ। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन को मैं लिखवाऊंगी, जिसमें से छांट के आप अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न बना लीजिएगा। तो एक प्रश्न मैं लिखवा रही हूँ। मुग़ल काल साम्राज्य की संरचना का उल्लेख करते हुए उनका अभिजात वर्ग से किस तरह का संबंध है, लिखो। फिर से प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ। मुग़ल काल साम्राज्य की संरचना का उल्लेख करते हुए उनका अभिजात वर्ग से किस तरह का संबंध है, लिखो। इसके बारे में आप लिखिए। मुग़ल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ। पहला मुग़ल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। वह तुर्की बोलता था और मंगोलों का विरोध भी बहुत करता था। उसने मंगोलों का विरोध करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया है। मुगलों व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के साथ साथ विभिन्न विजयों के कारण भारत के विविध राज्यों को मिलाकर एक बृहद साम्राज्य की संरचना की गई थी। बाबर के बाद हुमायूं 1530 से 40 तथा 1555 से 56 हुमायूं ने 2 बार शासन किया। पहला 1530 से 40 और दूसरा 1555 से 56 तक था। उसके बाद जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक। और अंत में अंग्रेज औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक अपने राज्य पर राज्य किए। इनका राज्य और बाद में भी चला, मुग़लों का राज्य, लेकिन तब तक वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में हो गया था। इतिहासविदों के अनुसार जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 के कार्यकाल को अतिश्रेष्ठ एवं अकबर को महानतम शासक बनाया गया है। 1707 ईस्वी के बाद औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत राजवंश की शक्ति घटती चली गई और अंत में 1857 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज़ों ने सत्ता अंग्रेज़ों द्वारा समाप्त कर दिया गया। मुग़ल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे, परंतु मुग़ल चगताई मूल के थे, अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। बाबर ने अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे हैं। अबू फजल ने मुग़ल प्रभुसत्ता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा करता है: जीवन यानी जन की, धन यानी माल की, सम्मान यानी नामस की, और विश्वास यानी दीन की। इसके बदले में वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों में से हिस्से की मांग करता है। राजधानियाँ व दरबार। मुग़ल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी का नगर था।
जहाँ दरबार लगता था। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में मुगलों की राजधानियाँ तेजी से स्थानांतरित होने लगीं। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा किले का निर्माण करवाया, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। 1570 के दशक में फतेहपुर सीकरी को नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। संभवतः इसका कारण यह था कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जिससे कि मुग़ल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों से घनिष्ठ संबंध बने। शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया तथा सन 1648 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद, जो आजकल दिल्ली है, को बनाया। दरबार शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया, जिसका केंद्र बिंदु राज सिंहासन अथवा तख्त था। मुगल अभिजात वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों की बड़ी सुस्पष्टता से सामने रखा है। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से तय होती थी कि शासक से कितना पास और कितना दूर बैठा है वह। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नज़र में उसकी महत्ता का प्रतीक होता था। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं होती थी और न ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार, दरबार में मान्य संबोधन, शिष्टाचार सभी कुछ ध्यानपूर्वक निर्धारित किए गए थे। शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर उस व्यक्ति को तुरंत दंडित किया जाता था। अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, उस व्यक्ति की हैसियत ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम तथा जमी बोस मतलब जमीन चूमना के तरीके अपनाए गए थे। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था। फिर वह झरोखे में आकर जनता को झरोखा दर्शन देता था। इस प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जनविश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को विस्तार देना था। झरोखे में 1 घंटा व्यतीत करने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों का संचालन करने हेतु एक सार्वजनिक भवन दीवान ए आम में आता था। वहाँ राज्य के अधिकारी प्रतिदिन का रिपोर्ट
प्रस्तुत करते थे। इसके बाद बादशाह दीवान ए खास में निजी सभाएं एवं गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों का अवलोकन भी करता था तथा इनाम देने की संस्तुति करता था। शाही परिवारों के विवाहों का आयोजन काफ़ी खर्चीला होता था। पदवियां और उपहार भेंट राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। उद्घोषकों द्वारा दरबार में इसे लयबद्ध तरीके से घोषणा की जाती थी, जिसका प्रभाव दरबार के माहौल पर बहुत उचित पड़ता था। मुगल सिक्कों पर राजकीय नयाचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी लिखी होती थी। योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का महत्वपूर्ण पक्ष था। पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थी अथवा इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। मीर खान ने अपने नाम में अलिफ अर्थात अ अक्षर लगाने के लिए औरंगजेब को 1,00,000 रुपए देने का प्रस्ताव दिया था। अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जामा अर्थात खिल्लत भी शामिल था, जो पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया होता था। सरप्पा सर से पांव तक का एक अन्य उपहार था। बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार स्वरूप दिए जाते थे। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। वह नज़्र के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था। राजनयिक संबंधों में उपहार को सम्मान का प्रतीक माना गया था। शाही परिवार। हरम शब्द का प्रयोग मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करता है। यह शब्द फारसी से निकला है, जिसका अर्थ है पवित्र स्थान। राजपूत कुलों एवं मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने व मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए था। विवाह में पुत्री के भेंट के साथ प्रायः एक क्षेत्र भी उपहार में दिया जाता था। मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियों अर्थात बेगम तथा अन्य स्त्रियों अर्थात अगहा में अंतर रखा जाता था। राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियां अर्थात अगाचा की स्थिति सबसे निम्न होती थी। पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम होते थे। वे साधारण कार्य से लेकर कौशल निपुणता तथा बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्य का संपादन करते थे। नूरजहां के बाद
मुगल रानियों और उनकी राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की पुत्रियां जहां आरा और रोशन आरा की ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। शाही और अभिजात वर्ग। सत्ता पूरी तरह से बादशाह में निहित होती थी। मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग उसके अधिकारियों का दल था। इसे सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते थे। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृजातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। यहाँ यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई दल इतना बड़ा न हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को भी उच्च पद प्राप्त हुए थे। प्रभावशाली रानी नूरजहां ईरानी थी। सभी अधिकारी के पदों में दो तरह के ओहदे होते थे। जात शाही पदानुक्रम में मनसबदार के पद एवं वेतन का सूचक होता था। सवार यह सूचित करता था कि उससे सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। सैन्य अभियानों में ये अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर अपनी सेना में घुड़सवारों की भर्ती करता था और उसे हथियारों से लैस करता था। अभिजात वर्ग के लिए शाही सेवा शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा का प्राप्त करने का एक साधन होता था। मीर बख्शी खुले दरबार में बादशाह के दाईं तरफ खड़ा होता था तथा नियुक्ति एवं पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवाने आला वित्त मंत्री और सदर उर सुदूर अनुदान का मंत्री, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रभारी था। ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करते थे। दरबार में तैनात रकाब एक ऐसा अभिजात था जो दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठाता था।